नमस्कार, सिलेक्शन क्लब में आपका स्वागत है। मैं मुकेश सर इतिहास का सीरीज चालू कर रहा हूं। प्राचीन भारतीय इतिहास को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसको 3 भाग में रखा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का एक ऐसा कालखंड है जहां लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जिसको लिखा गया हो। चूंकि इस समय मनुष्य जो था वो लिखना नहीं जानता था, अतः लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यहाँ पूरा तात्विक साक्ष्य उपलब्ध है और इस काल के अंतर्गत हम पाषाण कालीन सभ्यता का अध्ययन इसी काल के अंतर्गत करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, इसको अंग्रेजी में प्री हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास जो शुरू हुआ था उससे पहले का इतिहास है ये। यहाँ पाषाण काल के सभ्यता का अध्ययन करते हैं और इसी के क्रम में पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में औजार और बस्ती, अस्थियां और विभिन्न प्रकार के जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, इसी का अध्ययन हम लोग करते हैं। प्रागैतिहासिक काल के दौरान विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत के रूप में हम लोग इसका अध्ययन करके समझते हैं कि इस समय मनुष्य जंगल में कैसे सरवाइव कर पाता था और मनुष्य अपना दैनिक कार्य कैसे करता था। आप देख सकते हैं इस समय के कुछ हथियार सब है जो पत्थर के बने होते थे और विभिन्न प्रकार के हथियार का उपयोग करते हुए मनुष्य पाषाण काल में अपना जीवन यापन किया करता था। इसी क्रम में आप देख सकते हैं ये सब पाषाण कालीन हथियार सब है। यहाँ मनुष्य पत्थर कंदराओं में, पहाड़ की कंदराओं में रहा करता था, किसी प्रकार से अपना जीवन जिया करता था। इसको आप देख सकते हैं। यहाँ मनुष्य गुफाओं में, पहाड़ों में, जंगलों में भटका करता था, रहा करता था, जैसे तैसे जीवन यापन किया करता था। ये प्राक इतिहास कहलाता है और यहाँ लिखित साक्ष्य नहीं है, यहाँ केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य है। प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ने के क्रम में आपने प्रागैतिहासिक काल को देखा संक्षेप में। आगे बात करेंगे हम आद्य इतिहास का बात करते हैं, इसको आप कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। इसे अंग्रेजी में प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। और एक होता है ऐतिहासिक काल, तो इसका फिर आगे बात करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। आद्य इतिहास प्रोटो हिस्ट्री, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। ये इतिहास का वो कालखंड है जहां लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन इसकी लिपि पढ़ी नहीं गई है। पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है। उदाहरण के तौर पे जब भी आप सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ये प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि पढ़ी तो नहीं गई है लेकिन लिखित है, भाव चित्रात्मक लिपि है। यहाँ कुछ आप साक्ष्य के तौर पे देख सकते हैं, ये मुहर सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं और ये जो लिखावट है ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही लिखावट है और इस लिपि को आज तक किसी विद्वानों के द्वारा नहीं पढ़ा गया है। अर्थात यह एक ऐसा इतिहास है जिसको हम आधा इतिहास कहते हैं। आधा इतिहास कहने का मतलब क्या कि लिखा हुआ साक्ष्य सब तो उपलब्ध है लेकिन पढ़िए नहीं पाया है। कोई विद्वान जो है आज तक इस लिपि को क्या लिखा है, ये समझ लीजिए करिया अक्षर भैंस बराबर, ऐसे ही है। तो ये सब कुछ नहीं, समझ में कुछ आना जाना है नहीं। अभी विद्वान लोग इसको डिकोड नहीं कर पाया है, तो अभी तक ये आदि इतिहास हुआ। मतलब क्या, आधा इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। तो यही सब देखते हैं। इसमें लेख आप देख सकते हैं, अभिलेख देख सकते हैं, मुहर देख सकते हैं, मेढभान मन का, ये सब आदि यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य देखने को मिलता है। तो कुल मिला के समझ में क्या आया? सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या, जहां लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था और केवल पुरातात्विक साक्ष्य था, तो वो प्रागैतिहास हो गया। और ये आदि इतिहास क्या, यहाँ पर लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन पढ़ नहीं पाया, तो कुल मिलाकर के इसको मिलिए कि क्या, अभी तक पढ़ नहीं पाया और यहाँ पर साक्ष्यों के आधार पर इतिहास लिखा गया। ये सिंधु घाटी की सभ्यता आदि इतिहास में ही आता है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं ऐतिहासिक काल। तो जब हम ऐतिहासिक काल का बात करेंगे तो आप पुनः देख सकते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास
को 3 कालखंड में रखा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। इस दोनों का संक्षेप में चर्चा कर लिए। अभी हम संक्षेप में देख लेते हैं ऐतिहासिक काल का। तो ऐतिहासिक काल एक ऐसा कालखंड है जहां से इतिहास वास्तव में शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य तो मिला ही है, इसके साथ साथ लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं और पढ़े भी जा सके हैं। इसकी लिपि यहाँ से पढ़ा गया है। तो और विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न महत्वपूर्ण विदेशी यात्री सब जो आए थे, उन सब का विवरण महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध कराता है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर जब भी आप बौद्ध इतिहास, बौद्ध साहित्य को देखते हैं, जैन साहित्य को देखते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का जो भी ऐतिहासिक स्रोत सब मिलता है, वो ऐतिहासिक काल यहाँ से शुरू हो जाता है। माना जाता है यहाँ से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। यहाँ पर बौद्ध इतिहास, बौद्ध साहित्य के तौर पे आप विनय पिटक, सुक पिटक, अभिधम पिटक सबका अध्ययन कर पाते हैं, साक्ष्य के रूप में इसको देख पाते हैं। अशोक का सारनाथ का स्थित ब्राह्मी लिपि में लिखा गया यह अभिलेख है, और यहीं पर मौर्य शासक सम्राट अशोक के कुछ अभिलेख मिले हैं। ये सब लिखित साक्ष्य के प्रमाण हैं, और यहाँ से हम लिखित साक्ष्य के रूप में इतिहास को देख पाते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया यही है मेन हिस्ट्री, यहाँ से इतिहास का क्रम आगे बढ़ता है। ये ऐतिहासिक काल हो गया। लेकिन अभी हमको पढ़ना क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल का हम बात करते हैं। प्राचीन इतिहास का एक ऐसा कालखंड जहां पर लिखित साक्ष्य नहीं था, केवल पुरातात्विक साक्ष्य था, तो इसको कहते हैं प्री हिस्ट्री। सर्वप्रथम क्या हुआ था, 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना किया गया। याद रखेंगे, 1861 ईस्वी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना हुआ। इसके बाद क्या हुआ, इस विभाग का जनक और प्रथम महानिर्देशक कहा जाता है अलेक्जेंडर कर्निंघम को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना हुआ 1861 ईस्वी में, और अलेक्जेंडर कर्निंघम महाशय को जनक और प्रथम महानिर्देशक कहा गया। ये अलेक्जेंडर कर्निंघम के विषय में 2 बात जान लीजिए। ये ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप जो था, वहां वो इंजीनियर के पद पर स्थापित थे। बाद में ये इस विभाग में नियुक्त किए गए प्रथम महानिर्देशक के पद पे। आ जाइए 1863, 61 में जब स्थापना हुआ, तो 1863 में क्या हुआ, एक विद्वान थे यहीं पर, ये ब्रिटिश विद्वान ही थे, रॉबर्ट ब्रूस फूट। इसको याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। इनकी विशेषता याद रखेंगे। रॉबर्ट ब्रूस फूट जो कि ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद वेता भी थे। इन्होंने मद्रास के पास पल्लावरम नामक जगह का नाम सब भी बड़ा स्टैंडर्ड है, पल्लावरम नामक जगह पर प्रथम हैंडेक्स का खोज कर पाया ये, और तो ये अनुसंधान किया, और इसको सबसे पहली बार भारत में प्रागैतिहासिक समय का इसको पहला प्रथम हैंड एक्स प्राप्त हुआ। तो दोस्तों क्या कहा जाता है इसको, चूंकि रॉबर्ट ब्रूस फूट भारत में पहली बार, सबसे प्रथम बार ये हैंड एक्स उपकरण का खोज कर लिया, इसीलिए भारत में प्रागैतिहासिक खोज का जनक इसी को कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फूट का नाम आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसने पहली बार खोज कर पाया था। इसको प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहा जाता है। अब आ जाइए इसके मित्र पर। रॉबर्ट ब्रूस फूट के एक मित्र है, इसका नाम है किंग। रॉबर्ट ब्रूस फूट के मित्र कौन, किंग साहब क्या किए, तमिलनाडु के अतिरम्पक्कम में निम्न या पूरा पाषाण काल के उपकरण खोज लिए। तो ये क्रम आगे बढ़ता गया। अब आपको एक जानकारी और याद रखना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अभी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है, इसी के अधीन आता है। और जहां तक बात है सबसे पुराने उपकरण का, भारत में उपलब्ध सबसे पुराने पाषाण उपकरण जो है भारत में, ये महाराष्ट्र में एक बोरी नाम का जगह है। यहाँ से लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व का ये पाषाण उपकरण मिला है। ये भारत में अभी तक का सबसे प्राचीनतम उपकरण में आता है। अब कहानी चालू होता है डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय से।
तो डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय से क्या मतलब, तो मतलब ये है कि डेनमार्क में कोपेनहेगन संग्रहालय जो है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वस्तु सब, पुरातात्विक वस्तु सब रखा हुआ है, पाषाण काल के, कांस्य युग के समय का और लोह युग के समय सब का वस्तु सब उपलब्ध, जो पुरातात्विक साक्ष्य सब है उसको संग्रह करके रखा गया। तो इसमें एक पुरातत्वविद थे, इसका नाम है क्रिश्चियन जर्गेनस थॉमसन। क्रिश्चियन जर्गेनस थॉमसन साहब 1820 में रखे उपलब्ध जितने भी संग्रहालय में वस्तु सब है, उस वस्तु के उपलब्धता और भिन्नता के आधार पर इसको 3 काल में बांट दिया। एक कहलाया पाषाण युग, एक कहलाया पाषाण युग, दूसरा कांस्य युग और तीसरा है लोह युग। पाषाण काल का जब आप बात करते हैं और कांस्य युग का बात करते हैं, लोह युग का जब भी बात करते हैं, तो ये डिवीजन किए हैं कौन, तो क्रिश्चियन जर्गेनस थॉमसन। किसके आधार पर, तो डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में रखे विभिन्न वस्तुओं के आधार पर। तो सबसे पहले अब हमको पढ़ना क्या है, पाषाण काल। तो पाषाण काल मतलब पत्थर वाला युग, मतलब क्या, स्टोन एज पीरियड। पाषाण काल मतलब पत्थर वाला युग अर्थात स्टोन एज पीरियड। तो पाषाण काल के जो उपकरण सब उपलब्ध हैं, पाषाण काल के जितने भी उपकरण उपलब्ध हैं, उपकरण के भिन्नता के आधार पर पाषाण काल को सर्वप्रथम 3 भाग में विभाजित किया गया। एक को कहते हैं पूरा पाषाण काल, एक को कहते हैं मध्य पाषाण काल और तीसरा जो है वो हो जाता है नव पाषाण काल। एक बार फिर से, पाषाण काल विभिन्न प्रकार के पाषाणिक उपकरणों के भिन्नता के आधार पर पाषाण काल को 3 वर्ग में बांटे हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल का अध्ययन करना है। पूरा पाषाण काल का जो समय है 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का समय है। जानते हैं 25 लाख ईसा पूर्व, सोच पाएंगे, कल्पना कीजिए आज से 25 लाख ईसा पूर्व कैसा रहा होगा मनुष्य। चलना नहीं जानता होगा ठीक से, बोलना नहीं जानता था, लिखना तो छोड़ दीजिए बात। यहाँ पर लक्षण देखिए मनुष्य का, एकदम टोटल जंगली वाइल्ड एनिमल था ये लोग। तो आखेटक हुआ करता था। इस पूरा पाषाण काल के लक्षण को देखना है। पहले समय देख लिए, 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय पूरा पाषाण काल का समय माना जाता है। इसमें लक्षण मनुष्य में क्या सब था, तो मनुष्य का लक्षण हुआ करता था, मनुष्य सब शिकारी था। शिकारी मतलब आखेटक था, हंटर सब था। ये लोग सब एकदम ग्रुप में मिलके शेर जंगली जानवर सबको घेर के जैसे तैसे एकदम मार के कच्चे चिबा के खा जाता था, नोच नाच के खा लेता था। इस समय का मनुष्य कैसा था, आखेटक था, शिकारी था। फिर खाद्य संग्राहक था। इसका लक्षण क्या था, इसको चिंता रहता था आगे आज तो मिल गया खाना, कल कहीं शिकार नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, कैसे खाएंगे। तो इसके लिए ये लोग क्या करता था, कंद मूल फल फूल इकट्ठा करके, जो इसको समझ में आता था, जो जंगल से उपलब्ध रहता था, ये लोग रखता था आगे के लिए कि खाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे इस मनुष्य में लक्षण जो था वो पशुपालन का ज्ञान नहीं था। मतलब आप समझ लीजिए इसे पशुपालन नहीं जानता था, किसी भी गाय भैंस ये सब कुछ पालता वालता नहीं था, दूध दही भूल जाइए इस समय के मानव को। आग का ज्ञान नहीं, आग का ज्ञान जानता था कि आग है, हाथ देंगे तो पक जाएगा, लेकिन उपयोग करना नहीं जानता था। शिकार करके जो मांस वांस लाता होगा खाने के लिए तो उसको पका के जला के नहीं खाता था, क्योंकि उपयोग नहीं पता था आग का। तो ये एकदम कच्चे नोच नाच के खाता था, आग में पका के खाना चाहिए, लेकिन दिमागे नहीं था इन लोग को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पूरा पाषाण काल के औजार के तरफ। तो पूरा पाषाण काल के औजार को जो देखेंगे तो यही से मेन क्वेश्चन सब बनता है। पूरा पाषाण काल के समय को औजार के भिन्नता के आधार पर, पूरा पाषाण काल के जितने भी औजार मिले हैं तो औजार में जो भिन्नता आई है उस औजार के भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांटे हैं। सबसे पहले देख लीजिए, पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं। पहला पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल, और उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल। यहाँ पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल में अलग टाइप का हथियार सब मिला है, और मध्य पूरा पाषाण काल के जो हथियार औजार सब जो उपकरण यूज करते थे वो लोग अलगे टाइप का था ये। और फिर तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल, यहाँ के उपकरण कुछ अलग ही प्रकार के रहे। आइए डिटेल से जानते हैं, अच्छा से जानते हैं।
तो पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल के जो उपकरण थे, इस उपकरण में खास करके कोड उपकरण मिले हैं। कोड उपकरण, कोड प्रकार के उपकरण, हस्त कुठार, हाथ से चलाने वाले, हाथ से यूज करने वाले उपकरण सब, खंडक, खंडक का मतलब क्या समझते हैं, मार कुल्हाड़ी खंड खंड कर दिया मतलब खंड विदारणी, और क्या कुल्हाड़ी, ये सब गरासा, गरासा जानते हैं ना काटने वाला, ये गरासा, ये सब टाइप का जो है उपकरण ये सब यूज करता था, और भी पत्थर वत्थर का यूज करता था। पेबुल उपकरण मिले हैं इस टाइम में। पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण में आ जाता है पेबुल उपकरण, याद रखेंगे। चापर चापिंग उपकरण भी इसी टाइम का था। हैंडेक्स उपकरण भी था। यहाँ पर जो पत्थर यूज किए जाते थे, स्फटिक और क्वार्टजाइट पत्थर के ये सब उपकरण बने होते थे। स्फटिक या क्वार्टजाइट पत्थर के, सल्क, ब्लेड, फलक, ये सब टाइप का होता था। अब आते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। यहाँ के जो उपकरण जो देखे गए, औजार जो देखा गया, वो जैस्पर पत्थर, चर्ट और फिलेंट आदि पत्थर के औजार सब यहाँ पाए गए। फलक उपकरण यहाँ पर जब बहुतेरे मिले हैं। फिर बात करते हैं उच्च पूरा पाषाण काल का। उच्च पूरा पाषाण काल के उपकरण को देखेंगे तो ये ब्लेड के तरह एकदम पतले, एकदम तेज धार वाला हथियार सब था, धार युक्त हथियार सब, इसको कहते हैं तक्षणी या खुरचनी उपकरण। एकदम काटने छाटने ये सब वाला उपकरण सब था, पतला ब्लेड के तरह धारदार उपकरण था। तो अभी तक आपने देखा कि, ध्यान से देखिए, पूरा पाषाण काल के औजारों के भिन्नता के कारण पूरा पाषाण काल को 3 वर्ग में बांट दिए गए हैं। पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल, इसमें कुछ अलग टाइप के हथियार देखने को मिलता है। मध्य पूरा पाषाण काल, इसमें कुछ अलग ही टाइप के हथियार देखने को मिलता है। और उच्च पूरा पाषाण काल, यहाँ का हथियार कुछ अलग ही टाइप का था। अब चलते हैं हम लोग, हथियार जो है, ये उपकरण सब, ये जो पूरा तत्व साक्ष्य सब उपलब्ध हुआ है, ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, उस जगह से क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से जगह से साक्ष्य प्राप्ति का स्थल सब बताइए। तो सबसे पहला स्थल है सोहन घाटी। याद रखेंगे, पूरा पाषाण काल के जो उपलब्ध हुए हैं औजार सब, वो पहला जगह है सोहन घाटी। तो यहाँ सोहन घाटी, सोहन नदी घाटी जो क्षेत्र है, यहाँ से कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में सिंधु की छोटी सहायक नदी के क्षेत्र में ये उत्खनन हुआ, यह अनुसंधान हुआ। चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण यहाँ देखने को मिलता है। आपको बता दें, चापर चापिंग जो है औजार सब, पानी के बहाव में जब पत्थर सब घिस घिस के एकदम स्मूथ होता है, इसको ऐसे पत्थर पानी के बहाव से जो स्मूथ हो गया, ऐसे पत्थर को कहा गया चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण। चूंकि ये सोहन नदी घाटी संस्कृति में ये उपकरण सब मिला है, तो इसको हम सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। क्या समझे, सोहन घाटी के क्षेत्र में जो उपकरण मिला है, इसी के कारण इसको सोहन संस्कृति के नाम से जानते हैं। अब क्या था, 1935 ईस्वी में एक विद्वान हुआ करता है डी टेरा महोदय जो है, 1935 ईस्वी में इसी के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल सोहन घाटी में एक महत्वपूर्ण अनुसंधान किए और कई सारे यहाँ पर इसको औजार सब प्राप्त हुआ। 1935 डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल के द्वारा सोहन नदी घाटी का अनुसंधान किया गया और इस टाइम के उपकरण सब मिले। फिर बात कर लेते हैं पल्लववरम, मद्रास के आसपास का क्षेत्र है पल्लववरम। यहाँ पर आप पहले भी जान चुके हैं, 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट नामक भूगर्भ एवं पुरातत्व वैज्ञानिक जो हैं, ये पहला हैंड एक्स उपकरण यहाँ से खोज निकाला। रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारत में प्रागैतिहासिक काल के खोज करने का जनक कहते हैं। अतिरंपक्कम तमिलनाडु में इसी रॉबर्ट ब्रूस फूट के मित्र जो थे किंग, इन्होंने अनुसंधान किया। यहाँ से पूर्व या निम्न पाषाण उपकरण यहाँ इनको प्राप्त हुआ। कुछ जगह आ जाता है बद मदुरै तथा अतिरंपक्कम में हैंड एक्स संस्कृति का उपकरण देखने को मिला। अतः चूंकि ये सारे क्षेत्र, कौन कौन सा क्षेत्र,
अतिरंपक्कम, पल्लवरम, अतिरंपक्कम, बदमदुरै, ये सब क्षेत्र मद्रास के आसपास का क्षेत्र है। अतः इसको मद्रास संस्कृति कहते हैं, इसको मद्रास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके आसपास ये उपकरण सब मिले हैं। इसको मद्रास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं बेलन नदी घाटी। ये बेलन नदी घाटी पड़ता है यूपी का एक जिला है, एकदम फेमस, नामचीन, आप सभी जानते हैं। मुन्ना भैया कौन भूल सकता है, बताइए। तो यूपी में जो मिर्जापुर जिला है, यहाँ पर भी कुछ उपकरण मिला है। पूर्व पाषाण कालीन औजार सब मिला है यहाँ से। पूरा पाषाण कालीन औजार यहाँ से मिला है, बेलन नदी घाटी, यूपी मिर्जापुर से। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में 44 पूर्व पूरा पाषाण कालीन पुरा स्थल यहाँ से मिला है। बेलन के एक क्षेत्र पड़ता है, बेलन में ही एक क्षेत्र पड़ता है लोहंदा नाला क्षेत्र। लोहंदा नाला क्षेत्र से अस्थि से निर्मित, अस्थि मतलब हड्डी, अस्थि से निर्मित मातृ देवी का प्रतिमा मिला। इस प्रतिमा को सुरक्षित रूप से रख दिया गया है कौशाम्बी संग्रहालय में, आज भी देखा जा सकता है इसको। मिर्जापुर जो यूपी में पड़ता है, यहाँ से तीनों काल के अर्थात पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण एक स्थल है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, यह है भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा जो एमपी भोपाल में पड़ता है, यहाँ से भी तीनों काल के, अर्थात तीनों काल क्या, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। याद रखेंगे, चित्रकारी तीनों काल के मिले हैं यहाँ से। भीमबेटका की गुफा एमपी भोपाल में पड़ता है, के आसपास में है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के प्राचीनतम साक्ष्य चित्रकारी के यहाँ से उपलब्ध हुए हैं। और इस भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की में शामिल कर दिया गया है। एमपी में एक जगह हथनौरा, यहाँ हथनौरा जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ मध्य नर्मदा घाटी से क्या हुआ, एक मानव की खोपड़ी प्राप्त हो गया। मानव की खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ, याद रखेंगे, पूछेगा क्वेश्चन। मानव की खोपड़ी कहाँ से मिला, मध्य नर्मदा घाटी, ये पड़ता हथनौरा, मध्य प्रदेश, होशंगाबाद के आसपास। मानव कंकाल, यहाँ से यही जो है कंकाल का पहला साक्ष्य मिला है। मानव कंकाल का पहला साक्ष्य यहीं से उपलब्ध हुआ है और भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म जो उस काल का है, इसी से, यहीं से उपलब्ध हुआ है। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट को लेकर। इससे आगे की पढ़ाई अगले वीडियो में। जय हिंद।